हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ आपको मिलता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो। पिछले वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि अंशों पर जब राशि एक मुश्त प्राप्त होती है, मतलब एक साथ सारा अमाउंट रिसीव कर लिया जाता है, तब किस तरह से एंट्री किया जाता है वो हमने सीखा था। उसी इसी चैप्टर, इसी यूनिट मतलब यूनिट 3 चैप्टर 7 के ही एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं हूँ चैप्टर 7 पर, यूनिट 3 है और पेज नंबर 398 से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम चलते हैं सीधे उस क्वेश्चन की ओर जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहा होगा। आप ये चाहें तो आपके बुक में आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे, पेज नंबर 462, क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या करने को कह रहा है। मैं पहले हिंदी क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। वाई लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले 12,000 समतांशों में तथा 8,000 6% 100 रुपये वाले पूर्वाधिकार अंशों में विभक्त है। इसका मतलब ये होता है कि 20 लाख रुपए इस कंपनी की जो है वाई लिमिटेड, उसकी टोटल पूंजी है 20 लाख रुपए। इट मीन्स कि अंशों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से ये जो कंपनी है 20 लाख रुपए तक एकत्र कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। इससे ज़्यादा के लिए अंश नहीं बेच सकती, इससे ज़्यादा के लिए शेयर मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। और ये एक अंश 100 रुपये वाले हैं। इस तरह के इनके पास 12,000 समता अंश हैं और 8,000 पूर्वाधिकार अंश हैं। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8,000 समतांश, मतलब कि 12,000 अंशों में से 12,000 समता अंशों में से 8,000 समता अंश ही निर्गमित किए हैं मार्केट में, पूरे 12,000 निर्गमित नहीं किए। इस क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे कई बार इस 12,000 को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि हमें सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने अंश मार्केट में निर्गमित किए गए हैं, इट मीन्स इशू किए गए हैं, जितने अंश बाजार में बेचे जा रहे हैं, सिर्फ उतने अंशों के लिए ही एंट्रीज करनी होती है। तो हमें 8,000 समता अंशों को निर्गमन किया गया है, ऐसा जानकारी मिल रहा है, तथा 3,000 6% पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित किया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 12,000 समता अंशों में से 8,000 समता अंश ही मार्केट में निर्गमित किए गए हैं, पूरे 12,000 नहीं। एंड सेकेंड, 8,000 पूर्वाधिकार अंश थे, उसमें से सिर्फ 3,000 पूर्वाधिकार अंशों को ही निर्गमित किया गया है, सभी अंशों को नहीं। तो जितने अंश निर्गमित किए गए हैं, हमें एंट्री सिर्फ उतने अंशों के लिए करना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ बच्चे इस 6% को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इसे हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त। तो आपको बता दूं, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये पूर्वाधिकार अंशों, इंग्लिश में जिसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, उसके पहले एक परसेंटेज दिया ही गया होता है। एक ना एक परसेंटेज इसके सामने होगा, कभी 6%, कभी 5%, कभी 10%। इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना होता। ये वो परसेंट, रेट ऑफ परसेंट है जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है, तो वो हमें नहीं करना होता। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका यूज़ इतना ज़रूर होगा कि जहाँ भी हम प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, पूर्वाधिकार अंश लिखेंगे, उसके पहले ये दर लिखनी होगी। आप कह सकते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ ही चलने वाला है। ये इसका मैं अक्सर कहता हूँ अपने क्लासेस में कि इसे मैं पूर्वाधिकार अंशों का उपनाम कहता हूँ, जिसे हम टाइटल कहते हैं। ये इसके साथ ही चलने वाला है, जैसे नाम के साथ टाइटल चलता है, वैसे ही ये दर इसके साथ चलने वाला है। जहाँ भी इसे लिखेंगे आपको इसके साथ 6% इसके पहले लिखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सभी राशियाँ
एक मुश्त प्राप्त हो गई। ये भी एक मुश्त राशि वाला ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किया था। तो वाई लिमिटेड की पुस्तकों में हमें जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्रीज करना है, और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि राशि एक मुश्त प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार के अंश दिए गए हैं। इसमें समतांश, जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, वो भी है, और इसमें प्रेफरेंस शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंश वो भी है। दोनों ही अंश हैं। और दूसरा चीज़ कि इसमें कुल पूंजी भी बताई गई है, कुल अंश भी बताए गए हैं, और निर्गमित अंश कुछ और ही है, और एक मुश्त राशि भी प्राप्त हुई है। ये सब चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना देता है। कई बार प्री बोर्ड या वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखें, हम इसको सॉल्व करते समय क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो पेज नंबर 462 पर मिल जाएगा आपको, यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है बुक का। शिवलाल की बुक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट 3 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 462। मैंने ये प्रारूप बना रखा है। आप जब करें तो आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट बनाते समय मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटें। सबसे ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखना चाहिए, उसके नीचे इन द बुक्स ऑफ, जिस भी कंपनी के लिए हम बना रहे हैं ये जर्नल, उनका नाम होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में वाई लिमिटेड के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ वाई लिमिटेड लिखा है। जो भी कंपनी का नाम दिया गया हो क्वेश्चन में, उस कंपनी का नाम यहाँ लिखना चाहिए और इसे ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कॉलम्स से तो आप परिचित हैं ही, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप सारे कॉलम्स बनाएं। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और डेट ना दी गई हो तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, हम सीरियल नंबर का यूज़ करते हैं। हम सीरियल नंबर 1 डाल रहे हैं, हम पहली एंट्री करने वाले हैं। और जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया था, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि सभी अमाउंट एक साथ रिसीव हुआ है, एक मुश्त रिसीव हुआ है, मतलब अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम वाला सिचुएशन यहाँ आ रहा है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं रिसीव्ड इन लमसम, ये लिखा हुआ है। तो जब ये सिचुएशन दिया गया हो, आप इस शब्द को ध्यान रखें, रिसीव्ड इन लमसम, तब आपको शेयर होल्डर्स अकाउंट्स में एंट्री करनी होती है। तो जब एक मुश्त राशि प्राप्त हुई है तो आपको याद रखना है कि हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि बैंक पैसा रिसीव करने वाला है, पैसा मनी जो है वो रिसीव कर रहा है, पा रहा है। एंड जर्नल का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करें, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। साथ ही आपको इसमें दिखाना होगा, दर्शाना होगा कि किस अमाउंट को रिसीव किया। तो हमने अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया था कि जितने अंश निर्गमित किए गए हैं सिर्फ उतने ही अंशों का पैसा रिसीव होता है। तो एक बार आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 8,000 समतांश मतलब इक्विटी शेयर है, और 3,000 प्रेफरेंस शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंश है। हम इसको प्लस कर लेंगे। हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि दो प्रकार के अंश हैं, तो दोनों के ही एप्लीकेशन को एक साथ रिसीव किया जाता है, दोनों के ही मनी को एक साथ रिसीव किया जाता है। तो 8,000 और 3,000 हम इसे प्लस करके लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 11,000 मतलब 11,000। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 11,000। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, और हम इसमें गुना करने वाले हैं, इंटू करने वाले हैं एक अंश की कीमत से, जो कि आपको मैंने अभी क्वेश्चन में दिखाया था, जो है 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये। आप इसको इंटू कर लेंगे तो डेबिट में अमाउंट आपका आ जाएगा 11 लाख मतलब 11 लाख। आप 11 लाख अमाउंट डेबिट में देख सकते हैं। हमने लिख लिया 11 लाख रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। डेबिट में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बैंक हमेशा डेबिट होता है क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है। सेकंड हम एंट्री करेंगे, वो होगा कि ये पैसे किस किस्त के हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो किस्त है ही नहीं,
जब एक मुश्त या अमाउंट रिसीव इन लमसम हो, एक साथ पैसे रिसीव हुए हों, तो आपको याद रखना है कि एंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट में होता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो टाइप्स के शेयर दिए गए हैं, तो आपको वो टाइप भी मेंशन करना होता है जर्नल में, ये बात विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो हम अक्सर भूल जाते हैं जल्दबाजी में और शेयर होल्डर्स ही लिख देते हैं सिर्फ। तो हम टाइप को भी मेंशन हमें करना होगा। तो पहला टाइप ऑफ शेयर है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमने पहला कर दिया क्रेडिट। मैं आपको अमाउंट समझाते हुए चलता हूँ। तो इक्विटी शेयर, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो है 8,000, 8,000 और एक अंश की कीमत है 100 रुपीज़। ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया, जो कि ज़रूरी होता है, आपको ये मेंशन करना चाहिए। आप अगर ये नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर मार्क्स काटे जा सकते हैं। आपको ये नंबर मेंशन करना होगा। इसको इनटू कर लेंगे, बहुत इजी है, आप जानते हैं 8 1 जा 8 होता है, 8 का 1 से गुना करते हैं तो 8 ही आता है, उसे आप यहाँ लिख दें और जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो डाल दें, ये आपने बचपन में ही सीखा होगा। तो हम इसको कर लेते हैं और एक विशेष ध्यान रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि मैं कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ इन नंबर्स के बीच, ये भी लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस पर भी मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। विशेषकर अकाउंट में इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप यूनिट डिजिट की तरफ से देखेंगे, इस ओर से देखेंगे 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद फिर 1 2, 2 नंबर्स के बाद और भी नंबर होते तो हम और 2 नंबर्स के बाद लगाते इस कॉमा को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ शेयर जो था वो था प्रेफरेंस शेयर, और मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके साथ एक रेट रहता है, एक दर रहती है, वो हमेशा उस नाम से पहले लिखना ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन में वो है 6%, तो हम लिखेंगे 6% प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसका अगर हम नंबर की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ 3,000 प्रीफरेंस शेयर्स को ही इशू किया गया था, तो हमें 3,000 शेयर ही लिखने होंगे। और जब आप इसको इनटू कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 लाख, मतलब 3 लाख। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिससे आप गलती की कम संभावना रहेगी और आप गलती कम करेंगे एग्ज़ाम में। 11वीं में आपने एक रूल पढ़ा था जर्नल में, या फिर कहें कि डबल एंट्री सिस्टम में, कि डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है 11,000, डेबिट हुआ है 11,000 इंटू 100, तो क्रेडिट भी 11,000 ही होना चाहिए। यहाँ पहले जो हमने अकाउंट को क्रेडिट किया है उसमें है 8,000, और दूसरा जो हमने क्रेडिट किया है वो है 3,000। तो ये जब हम इसको ऐड करते हैं तो 11,000 ही होना चाहिए, दोनों डेबिट और क्रेडिट में इक्वल होना चाहिए। तो 8 और 3 11,000 होता है, मतलब हमने सही अमाउंट लिखा है, ये सही चल रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सही लिखा है या नहीं। एग्ज़ाम्स में कई बार हम नंबर्स गलत लिख देते हैं और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल नहीं आता, और फिर हम टाइम लगा देते हैं उस सवाल को करने में, तो टाइम टेकिंग हो जाता है। आप ये समझ गए होंगे। अब हम आ चुके हैं नरेशन पर। हमें नरेशन लिखना होगा, और जैसा आप जानते हैं कि नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से, सबसे पहले आपको लिखना होगा बीइंग। और अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होता है। तो या तो आप एप्लीकेशन के नाम से मेंशन कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि शेयर मनी रिसीव्ड। तो फिलहाल मैं इसे एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आप इसे शेयर मनी रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी received in lump sum on equity and preference
मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स। आप इसे और शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना कठिन भी नहीं होता। अगर आप एंट्री कर पा रहे हैं तो नरेशन आपके एंट्रीज से ही तैयार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, मनी रिसीव ही तो हुआ है। किस चीज़ के मनी को रिसीव किया गया है? शेयर के मनी को रिसीव किया गया है। कब किया गया है? एप्लीकेशन के टाइम पर किया गया है, इसलिए हमने लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सिंपल है, जिसका मतलब होता है कि आवेदन की राशि प्राप्त हुई। इन लमसम एक साथ प्राप्त हुई है, इसलिए लमसम आपको लिखना होगा, यही तो क्वेश्चन है। ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो यहीं से आपने ले लिया इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो ये कोई कठिन नहीं होता, आप इसे यहीं से तैयार कर सकते हैं। फिर भी कभी आप भूल जाएं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या लिखूं, तो आप यहाँ तक लिख कर छोड़ देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लमसम, आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो चल जाएगा। लेकिन नरेशन लिखें, पूरी तरह से ना छोड़ें। कुछ ना समझ में आए तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतना ही लिख दें, लेकिन नरेशन लिखें ज़रूर। अब एक एंट्री कंप्लीट हो चुका है, तो इस पहले एंट्री को हम इस तरह से पार्टिकुलर के अंतर्गत पार्टिकुलर में क्लोज कर देंगे एंड नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो कि बहुत हद तक पहले एंट्री से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, लेकिन अंतर ये है कि पिछली बार यहाँ सिर्फ एक ही क्रेडिट हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि उस क्रेडिट वाले अकाउंट को ही आप डेबिट कर दें। यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ दो अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट हुए हैं, तो हमें ये काम बारी बारी से 2 बार करना होगा। ये ज़्यादा बेहतर होता है और गलती के कम चांसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले जिसको हमने क्रेडिट किया था उसे सबसे पहले हम डेबिट कर लेते हैं। बहुत इजी है, जो आप क्रेडिट में देख रहे हैं सेम टू सेम आप अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दीजिए। हम लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। आप यहाँ नंबर क्या लेने वाले हैं? तो सेम नंबर देखिए, यहाँ पर 8,000 और उसमें गुणा हुआ है 100 से। आप सेम नंबर यहाँ लेंगे। आप अगर कभी यहाँ पर स्पेस ना रहे तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ स्पेस है, आमतौर पर डेबिट में स्पेस रहता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं तो नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। डेबिट हम कर चुके हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। जब आप इसको इनटू कर लेते हैं तो अमाउंट आपको पता है कि डेबिट में आ जाने वाला है 8,08,000। अब हम इसको ट्रांसफ़र कहाँ करने वाले हैं? तो पिछले क्वेश्चन में भी हम सीख चुके हैं कि हर अमाउंट जब भी रिसीव हुआ हो, चाहे वो अलग अलग किस्तों में प्रीमियम्स में रिसीव हुआ हो या फिर एक साथ रिसीव हुआ हो, उसे एट द एंड आपको ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंड में सारा अमाउंट वहीं जाता है। तो यहाँ आपको इक्विटी भी मेंशन करना होगा शेयर के पहले, ये बात आप ध्यान रखें। तो हम करेंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो सेम अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये मिक्स्ड एंट्री नहीं है। तो जो आपने डेबिट में लिखा है आप बिना झिझक के उसे ही क्रेडिट में लिख दें। तो अमाउंट क्रेडिट में ये डैश में डाल रहा हूँ, जहाँ अमाउंट नहीं है वहाँ हमें डालना चाहिए। यहाँ ऊपर भी हम डैश डाल लेते हैं, जहाँ अमाउंट नहीं यूज़ हुआ है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम ये एंट्री कर चुके हैं सेकंड वाला। मैं आपको फिर से बता दूं क्या किया मैंने। सिंपली जो क्रेडिट किया था उसे मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये हर बार किया जाता है। नरेशन पर आ जाते हैं, तो हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर मनी, या आप इसे एप्लीकेशन मनी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी भी लिखा जा सकता है। बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड, हालांकि आप यहाँ अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप अगर इतना भी छोड़ देते हैं, यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है और आप इंग्लिश नहीं याद रख पाते, ये दिक्कत हो रही है आपको, तो सिंपली आप इस नरेशन को याद कर लें कि जब भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं यही लिखूँगा, बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड। तो इतना भी लिखा जा सकता है। अदरवाइज़ जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं या जिन्हें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं या जो समझते हैं, तो वो पूरा लिखें, बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू के बाद बस ये सेंटेंस ही तो लिखना है, तो इसमें याद रखने में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, क्योंकि हम ये एंट्री कर चुके हैं तो इस एंट्री को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और मैं जैसा बता चुका हूँ कि यहाँ हमें 2 बार में ये काम करना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 बार में ही क्यों कर लिया था, क्योंकि यहाँ 1 ही क्रेडिट हुआ था, यहाँ 2 क्रेडिट है, इट मीन्स आपको 2 बार ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ 8 लाख को ही ट्रांसफ़र किया है, ये 3 लाख अभी बचा हुआ है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी वही मेथड काम करेगा। जो क्रेडिट है उसे सबसे पहले आप डेबिट में लिखिए, ये थर्ड एंट्री है, से सबसे पहले आप डेबिट में लिख दीजिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा वहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है। 6% प्रीफरेंस, मैं इसे शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, हमने किया डेबिट। अमाउंट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, जो है 3000 इंटू 100, और ये गुना करने के बाद आ जाता है 3 लाख रुपए। यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसलिए डैश। एंड नेक्स्ट, कहाँ जमा होता है, ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सेम इक्विटी शेयर कैपिटल हमने लिखा था पिछली वाले में, यहाँ आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस बात का ध्यान रखें कि जिस टाइप के शेयर को आप सॉल्व कर रहे हैं वो उस अकाउंट के पहले लगाना ज़रूरी है। ये इक्विटी शेयर था तो शेयर कैपिटल के पहले हमने इक्विटी यूज़ किया था। ये प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर कैपिटल के पहले हम यूज़ करेंगे प्रेफरेंस और फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम, क्योंकि यहाँ 2 ही अकाउंट्स हैं, तो 3000 इंटू 100, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, यहाँ इतना स्पेस नहीं था कि मैं ऊपर लिखता, इसलिए यहाँ नीचे लिखा है मैंने। इसको इंटू कर लेते हैं हम, तो हमें पता है कि सेम अमाउंट आना है 3 लाख। एंड अब हम आ गए हैं नरेशन पर। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये क्योंकि प्रेफरेंस शेयर था इसलिए यहाँ प्रेफरेंस यूज़ किया गया, ये इक्विटी शेयर था इसलिए यहाँ इक्विटी यूज़ किया गया, बाकी चीज़ें सेम है, शेयर कैपिटल। नरेशन हो जाएगा बीइंग, सेम नरेशन आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम बच्चों को ये दिक्कत आती है कि इंग्लिश में नरेशन हम कैसे लिखें। हालांकि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत आसान भी होता है, लेकिन आप एक नॉर्मल वे में हमेशा एक ही नरेशन यूज़ कर सकते हैं, बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड। आगे क्या लिख सकते थे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिलहाल हम इतना ही रहने दे रहे हैं। एंट्रीज कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इस सबसे पहले इस सिंगल एंट्री को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आपके पास नहीं होगा ऐसा। अब हम करने वाले हैं टोटल, तो क्योंकि मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें 2 टाइप के शेयर्स दिए हुए थे। अब हम इसको टोटल करने वाले हैं, तो नॉर्मली आप इसके बाद टोटल करते हैं, लेकिन हम स्पेस को देखते हुए टोटल यहाँ कर रहे हैं। ये टोटल के नीचे डबल लाइनिंग, ये लाइन नहीं है। इसको हम जब टोटल करेंगे तो बहुत इजी होगा। ये 11 लाख, ये 8 and 3 11 एंड 11 and 11 22, मतलब 22 लाख। आप खुद भी जोड़ कर देख सकते हैं, ये हो गया 22 लाख। 22 लाख ये आपका टोटल है, टोटल अमाउंट आपका आ गया है और यही आंसर है फिलहाल आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका सॉल्यूशन हमने किया अभी।
आप ये देख पाएंगे कि हमने ये क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर भी आ चुका है 22 लैक्स। आप अपने बुक में भी देख पाएंगे कि यही आंसर है। एंट्रीज बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर आप एक बार इसे ध्यान से देखते हैं और रिवीजन करते हैं तो आप ये कर पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पीछे कुछ वर्षों के पेपर निकाल कर देखिए, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं कई बार। आप इसे सॉल्व करिए, समझिए, और अगर आपको किसी एंट्री में दिक्कत हुई हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं मुझसे? तो आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल है मेरा @SVC क्लासेस GP, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। मैं जल्द ही इस पर चैप्टर वाइज सभी को सॉल्यूशंस के आपको पीडीएफ अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं जहाँ आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस के पीडीएफ जल्द ही अवेलेबल होंगे। तो आज का क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका सॉल्यूशन आप इसे समझिए, देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंट्रीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं टाइटल को हटाकर इसे आपके सामने ला रहा हूँ और आप इसको